मैंने आपके साथ 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ट्राई थे। दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसमें मीनिंग और हाउ कैन वी आर कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। थर्ड टॉपिक हम आते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन। डोनेशन भी रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहेगा। इट इज ए सॉर्ट ऑफ द गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इट अपीयर ऑन द रिसीव्ड साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, एंड डोनेशन कैन बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फॉर जनरल पर्पस। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस भी होता है और जनरल पर्पस भी होता है। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है बेटा? If donation received is to be utilized to achieve specific purpose, डोनेशन के साथ में फॉरवर्ड यूज करके कोई पर्पस दे रखा है। डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, डोनेशन फॉर मेकिंग ऑफ पिच। डोनर ये चाहता है कि मैंने जो अमाउंट डोनेट किया है ना, वो इसी पर्पस के लिए यूज हो, तो वो पर्पस डाल देता है, तो वो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है। It is called specific donation. The specific donation can be an extension of existing building, construction of new computer laboratories, creation of book bank, etc. etc. ये कुछ उन्होंने पर्पस आपके साथ शेयर कर दिए। Such donation is to be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस ऐसे डोनेशन को हमें कैपिटलाइज मानना है और लायबिलिटी साइड में शो करना है बैलेंस शीट की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ऑफ द अमाउंट इज बिग और स्मॉल। कि अमाउंट जो है छोटा हो या बड़ा हो, ये यूजलेस है बेटा। कम अमाउंट ज्यादा अमाउंट, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन बुक में आपके साथ में कुछ चीजें दी हुई हैं कि अमाउंट छोटा है तो इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो, अमाउंट बड़ा है तो आप बैलेंस शीट में डाल दो। ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर स्पेसिफिक पर्पस दे रखा है तो तभी आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड इज जनरल डोनेशन। सच डोनेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द जनरल पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव। अब देखिए, अगर पर्पस नहीं दे रखा है तो ये रेवेन्यू रिसीव माना जाएगा, एज इट इज रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, हेंस इट इज टेकन टू द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकम साइड में दिखाया जाएगा अगर क्वेश्चन में पर्पस नहीं दे रखा है तो फॉर द करंट ईयर में। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू कंज्यूमेबल गुड्स। मैंने जब आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया था तो वहां पर एक स्टार कंज्यूमेबल गुड्स के लिए भी इनकम एक्सपेंडिचर साइड में शो किया था, मैंने दिखाया था। हम डेली पर्पस के लिए कुछ मटेरियल परचेज करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल सेम ईयर में यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए। कुछ ना कुछ स्टॉक उसका बचा रह जाता है, तो कितना कंज्यूम हुआ है वो तो आता है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कंज्यूम होने से रह गया है आगे जाके हम यूज करेंगे वो हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये ध्यान में रखना कि अगर कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करवा रहा है तो 2 कंडीशन अराइज होती हैं। कंडीशन नंबर ए, व्हेन परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स इज गिवन इन क्वेश्चन। कंज्यूमेबल गुड्स परचेज प्राइस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब बिगनिंग ईयर में हमारे पास कितना स्टॉक था इससे रिलेटेड, प्लस परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इस साल हमने कितना परचेज किया है। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन परचेज।
तो ये टोटल परचेज ऑफ दी कंज्यूमेबल गुड्स हमें यहाँ पर शो करना है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और कंज्यूमेबल गुड्स क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसे लेस कर देंगे और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना शो करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कंज्यूमेबल गुड्स का नाम कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, कॉस्ट मटेरियल हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो, बाकी का जो बैलेंस आएगा वो कंज्यूम गुड्स आ जाएगा, जो इस साल यूज किया है वही हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 1.81 ऑफ अकाउंटेंसी 12 DK गोयल बुक। On the basis of information given below, calculate the amount of sports material to be debited in income expenditure account of Durga Sports Club for the year ended 31st March 2019। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना मटेरियल शो करेंगे वो दिखाइए। तो मटेरियल क्या है यहाँ पर, स्पोर्ट्स मटेरियल है बेटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक है ये, और यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2,39,000 एंड 3,41,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 4,94,000। 2019 ईयर में आ चुका है एग्जाम में। सबसे पहले कोई मटेरियल कंज्यूम में कैलकुलेट करना है तो ये जरूर देख लेना है कि परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन में मटेरियल परचेज दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमारा जो है ना ये यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल स्टोर के लिए क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 87,000, तो 87,000 आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, देखो पीछे की दे रखा है, ऐड करना है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, नीचे दिया हुआ है ये परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4,94,000। तो 4,94,000 आपको यहां लिखना है। दोनों को ऐड कर लेना है बेटा। ऐड करने पर आने वाला 5,81,000। के बाद क्वेश्चन में आने से पहले ये देखेंगे अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पर ये दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में 31 मार्च 2019 का जो स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ ना स्टॉक, ये क्लोजिंग है। तो 1,07,000 आपको यहाँ दिखाना है, 1,07,000 माइनस करने के बाद में ये आने वाला है बेटा 4,74,000 ना। ये अमाउंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो यहाँ लिखोगे स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल सोन इन डीआर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरह दिखा दोगे। ये क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, द अमाउंट पेड टू क्रिएटर ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स गिवन इन क्वेश्चन। पहला जो पॉइंट था ये वहां पर था परचेज ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स गिवन इन क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, तो अमाउंट पेड टू क्रिएटर। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल गुड्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि परचेज ऑफ गुड्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर या अमाउंट पेड फॉर द क्रिएटर गिवन है। तो अगर अमाउंट पेड टू दिया हुआ है ना तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है देखिए, सबसे पहले जो लास्ट ईयर का कंज्यूमेबल गुड्स हमारा है ओपनिंग स्टॉक, वो यहाँ पर सबसे पहले आएगा। इसके साथ में जो हमने कैश परचेज किया है वो कंज्यूमेबल गुड्स यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे अमाउंट पेड टू क्रिएटर ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स के क्रिएटर्स को, मतलब जो हमने उधार खरीदा था कभी कंज्यूमेबल गुड्स, उसको कितना अमाउंट पे किया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रिएटर ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स। इस साल के आखिर में कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड कितने हमारे क्रिएटर अवेलेबल हैं। एड एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हमने कितना एडवांस पे कर दिया था इस साल का। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स इस ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स।
नेक्स्ट इसमें है कंज्यूमेबल गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। सप्लायर को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो परचेज किया है तो ऊपर, और उसका रिटर्न किया है तो वो नीचे आएगा। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, यहाँ लेस होगा। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स सोल्ड, अगर हमने कोई कंज्यूमेबल गुड्स यूज करने से पहले ही सेल कर दिया किसी पर्सन को, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू माइनस करनी है। इसके बाद एडवांस पेड इन दी एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर, इस साल हमने कितना एडवांस पे किया है वो भी इसमें आएगा। तो ये 5 पॉइंट्स ना ऐड करके इस टोटल में लेस कर देना है, और जो अमाउंट आएगा वो आएगा कंज्यूमेबल गुड्स सोल्ड इन डीआर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस फॉर्मूले को हम फुल क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 1.81 ऑफ अकाउंटेंसी 12th DK Goyal book. The question number 23 says that calculate what the amount will be post to income expenditure account for the year ended 31st March 2015. ईयर एंड हमारे ध्यान में रखना है, 31st मार्च 2015 हमारी ईयर एंड है। तो बिगनिंग जो होगी ना वो हमारे ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2014 इज गिवन 7,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2014, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 4,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड ऑन 1st अप्रैल 2014, पिछले साल हमने एडवांस पे कर दिया था स्टेशनरी का 6,000 रुपए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2015, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 3,000 रुपीज। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2015, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया हुआ है बेटा 8,000। इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2015, ये इस साल हमने एडवांस पे किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए 1,500। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 42,000। ये जो लास्ट का पॉइंट है ना, इससे पता लग रहा है कि हमें कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, देखो मैंने ये पीछे जो लिखा है ना, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर या अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, बता रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस क्वेश्चन को ना अब हम 1 by 1 फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स क्या है? स्टेशनरी है बेटा। जहां भी आप कंज्यूमर गुड्स लिखेंगे ना वहाँ स्टेशनरी वर्ड का यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स की जगह पर स्टेशनरी कर लीजिए आप। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन 7,000, तो 7,000 हमें यहाँ पर लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2014, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया हुआ 4,000। तो फॉर्मूले में देखिए कहां पर है, ये यहाँ पर है, देखो लास्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पर आप ना ये स्टेशनरी वर्ड यूज कर दीजिए, 4,000 आपको यहाँ पर लिख देना है बेटा। इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड ऑन 1st अप्रैल 2014, ये हमारा लास्ट ईयर एडवांस हमने पे किया था 6,000 रुपीज। तो क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर कहां पर है एडवांस? देखिए यहाँ पर है लास्ट में, एडवांस इन द प्रीवियस ईयर 6,000 बाहर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ 31st मार्च 2015, एंड ऑफ द ईयर में स्टेशनरी दिया हुआ 3,000। तो फॉर्मूले के अंदर एंड ऑफ द ईयर का स्टेशनरी ये रहा, यहाँ पर 3,000। इसके बाद देखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2015, ये ईयर एंड का दे रखा है 8,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो यहाँ पर स्टेशनरी वर्ड लिख दीजिए। स्टेशनरी कितना दिया हुआ है? 8,000 ना, 8,000 आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31st मार्च 2015, ये 1,500 रुपए एडवांस हमें इस साल हमें पे करना पड़ा है। तो लास्ट में जाकर नीचे लेस में देखिए कहाँ पर दिया हुआ, ये दिया हुआ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एंड ऑफ द ईयर 1,500। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ 42,000 रुपए जो हमने अमाउंट पे किया है, तो ये सबसे ऊपर आएगा। कैश परचेज फॉर स्टेशनरी दिया हुआ ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, क्या लिखोगे? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ये अमाउंट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 42,000, तो 42,000 आपको यहाँ लिखना है। अब जो है ना मैंने आपको बताया था हर चीज नहीं दे रखी हुई क्वेश्चन के अंदर, तो जो नहीं दे रखा है ना उसको आप डिलीट कर दीजिए। ये हो गया। इसके बाद नीचे यहाँ से जो है ये भी हट जाएगा। आप टोटल कर लेना बेटा,
टोटल करके रखिए आप लोग। 63,000 ही आ गया। इसके बाद ये आ गया आपका 8,500। नेक्स्ट, अब इसको माइनस कर देंगे 63,000 में से 4,500। ये आपका आंसर आ गया बेटा, जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो ये हमारा आंसर है बेटा। कल जो मुझे कराना है वो ये है, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, शॉर्ट थ्योरी है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करके फुल क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं।